नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए, मेहनत करिए और हम लोग यहां पर बात करेंगे एक शानदार सेशन की, जिसमें हम लोग रफ्तार सीरीज आरआरबी ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं। जीएस का प्रैक्टिस सेट आपका मैं करा रहा हूं और इसमें मैं टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पैटर्न पर आधारित हैं उसी को लेकर यहाँ पर आपके सामने हूँ। तो आपसे प्रयास रहेगा, आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप लोग भी मेहनत कर रहे होंगे और इस मेहनत को सकारात्मक रूप से आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे। 8वां प्रैक्टिस सेट है और आज का पहला प्रश्न है, रिहेला नामक पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और रोचक वर्णन किया गया है। देखिए, रिहेला नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? आप कहेंगे सर रिहेला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आप कहेंगे सर मोरक्को का एक रहने वाला था यात्री, जिसे हम इब्न बतूता कहते हैं। किसके दरबार में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 में आया और 1342 में ये चला गया। और 1342 में ये कहाँ गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का राजदूत बनकर कहाँ चला गया था? ये चीन चला गया था। तो पहला आपका सही यहां पर हम करेंगे आंसर। आप कहेंगे सर इब्न बतूता। ये यहां पर आप कहेंगे सर किसने लिखी है? तो ये इब्न बतूता ने लिखी है। ये किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी के दरबार में, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। ठीक है, किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। और ये फ्रांस, इसकी बात करें फ्रैंकोइस वर्नियर या इसको फ्रांसवा वर्नियर भी कहते हैं। आप कहेंगे सर ये शाहजहां एवं औरंगजेब के समय में आया, शाहजहां एवं औरंगजेब के शासन काल में आया था। ठीक है, औरंगजेब के शासन काल में आया था। चलिए, हुएनसांग किसके समय में आया था? आप कहेंगे सर ये हर्षवर्धन के समय में आया था, हर्षवर्धन के शासन काल में। अरवरूनी आप कहेंगे सर गजनी के शासन काल में या गजनवी के शासन काल में। ये वही अलवरूनी है जिसने किताब उल हिंद लिखी है। क्या लिखी है? आप कहिएगा सर किताब उल हिंद। किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी? इसी ने लिखी है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि सर ये जो इब्न बतूता है, इब्न बतूता ये भैया 1333 में भारत आया। हालांकि बहुत सारी जगहों पर ये 1334 दिया हुआ है। और 1342 में एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक का राजदूत बनकर, क्या बनकर? राजदूत बनकर कहाँ चला गया? राजदूत बनकर कहाँ गया भैया? चीन गया। कहाँ गया जी? आप कहेंगे सर चीन भेजा गया या चीन गया। यहां तक हम लिखेंगे। तो अब ये भी बात हम पढ़ेंगे कि सर जो इब्न बतूता है ये दिल्ली का प्रधान काजी रहा, दिल्ली का काजी रहा। क्या रहा जी? काजी। और ये दिल्ली का काजी कितने सालों तक रहा? 8 साल तक, कहीं कहीं 7 साल भी लिखा है। आप कहेंगे सर इब्न बतूता दिल्ली का प्रधान काजी कितने वर्षों तक रहा था? 8 वर्षों तक रहा। क्या यहां तक आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ी? मुझे एक बार बता दीजिए, सारे पॉइंट आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए? हालांकि कर लिए होंगे, एक स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए, मैं साइड हो चुका हूं। ठीक है, आगे बात करते हैं। एमबीटी को मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात आ जाती है। लिखा है अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? जब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं तो आपको याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी जब हम पढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर लगाए थे। कौन कौन से? एक भैया उसने क्या लगाया था? आप कहेंगे सर इसने कौन कौन से कर लगाए थे? चलिए, चराई कर लगाया था और एक भैया इसने कौन सा? गड़ी कर लगाया था। तो ये मवेशियों पर भी कर लगाया गया, आवास पर भी कर लगाया गया, कृषि पर भी कर लगाया गया, लेकिन लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया था। देखिए, अब यहां पर मवेशियों पर कौन सा? चराई कर। चराई कर किस पर लगाया गया? किस मवेशियों पर लगाया गया? जो दूध देने वाले मवेशी थे, दूध देने
वाले मवेशियों पर, ठीक है, देने वाले मवेशियों पर। और भैया बात करेंगे आवास पर कौन सा कर था, आप कहिएगा गड़ी कर। कौन सा, गड़ी कर कह सकते हैं या इसे आवास कर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आवास कर कह सकते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया, चलिए सिंपल हुआ। अब ये मुझे बताइए कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ये किस वंश का राजा था, अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का राजा था। आप कहेंगे सर इसका वंश कौन सा था, इसका वंश था जी खिलजी वंश। कौन सा, खिलजी वंश। इसने शासन कब से कब तक किया था, शासन किया है 1296 से लेकर 1316 तक इसने शासन किया, ठीक है। अब बात आती है कि सर इसने क्या किया, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू कर दी। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी, बाजार नियंत्रण प्रणाली इसके द्वारा लागू कर दी गई थी। इसने सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था, नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। और इसी ने क्या किया था, इसने ही घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ की थी, घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ कर दी थी, दागने की प्रथा इसने प्रारंभ की। इसने सैनिकों का हुलिया तैयार करवाया, किसका, सैनिकों का हुलिया तैयार करवाया, ठीक है जी। क्या तैयार करवाया, हुलिया तैयार करवाया, ठीक है। यहां पर हमने लिख लिया। अब बात ये आ जाती है भैया, यहां पर सिंपल सी चीज आप मुझे बता दीजिएगा कि सर ऐसा कौन सा शासक था जिसने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था। तो आप कहेंगे सर अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनवाया था। कौन सा, अलाई दरवाजा। कि सर जो अलाई दरवाजा है ये कहां बनाया गया है, आप कहेंगे सर अलाई दरवाजा कहां बनाया गया। तो आप मुझे बता दीजिएगा कि अलाई दरवाजा भैया कहां पर, मेहरौली में बनाया गया, कुतुब मीनार के सामने। कहां पर दोस्तों, कुतुब मीनार के सामने, ठीक है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप फटाफट से ले लीजिए जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासन काल में देखा गया। देखिए दिल्ली का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासन काल में देखा गया, कौन कौन साथी बताएंगे। आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा जो विस्तार था वो किसके समय में हुआ है, कौन कौन भैया बता रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है, इसका सही आंसर आप मुझे दीजिएगा। आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा क्या सिकंदर लोदी के समय में था, नहीं। सिकंदर लोदी ने 1505 में 1504 में आगरा की स्थापना की, किसकी, आगरा की स्थापना की, ठीक है, आगरा की स्थापना की। और इसने ही ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक होगा जिसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इसने 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। किसको भैया, आगरा को अपनी राजधानी। दिल्ली सल्तनत की राजधानी आगरा कब बनी, तो 1506 में अपनी आगरा को अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया जी, आप कहेंगे राजधानी बनाया, राजधानी बनाया। क्लियर है यहां तक, चलिए राजधानी बनाया। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि सर अलाउद्दीन खिलजी तो हम पढ़ लिए, यहां पर गयासुद्दीन बलबन। देखिए बलबन को हम क्या कहेंगे सर, इसने सिजदा प्रथा स्टार्ट की थी, सिजदा। आप बताइएगा सर इसके द्वारा सिजदा प्रथा स्टार्ट की गई थी, इसके द्वारा पैबोस प्रथा स्टार्ट की गई थी, पैबोस प्रथा स्टार्ट की जाती है। और इसी के द्वारा नवरोज प्रथा स्टार्ट की गई थी, नवरोज, ठीक है जी। और इसी ने क्या किया था, चालीसा दल समाप्त कर दिया था। क्या किया था, चालीसा दल समाप्त कर दिया था। क्या किया भैया, समाप्त किया। हालांकि चालीसा दल बनाया किसने था, चालीसा दल बनाया था इल्तुतमिश ने, समाप्त किसने किया था, बलबन ने। सही आंसर आपका क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक था, सबसे पढ़ा लिखा शासक था। लेकिन इसकी किस्मत खराब थी, इसकी किस्मत खराब थी। किस्मत का मतलब आप कितना भी पढ़ लें लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोक लग ही जाती है। आप कितने भी अच्छे हैं और आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो आप भैया आप जो है अच्छे है ही नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात, यहां तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ रहे, जल्दी से कमेंट करके बताइए।
किस्मत का भी एक अहम योगदान होता है। इसने कितने वर्षों तक शासन किया था? इसने 26 वर्षों तक शासन किया। कितने? 26 वर्षों तक शासन किया। और दिल्ली का विस्तार सर्वाधिक इसी के समय में हुआ था, इसी के समय में विस्तार हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय किसका होता है? जल्दी जल्दी से मुझे बताइए। बहुत बढ़िया, शानदार। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, देखिए एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल है जी, आर्टिकल 110। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की, धन विधेयक की परिभाषा क्या है जी? परिभाषा। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं धन विधेयक की परिभाषा। और यहां पर अगर बात होगी आर्टिकल 109 की, इसमें लिखा हुआ है कि जो धन विधेयक है, धन विधेयक कहां पर पेश किया जाता है? धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। कहां पर? लोकसभा में, लोकसभा में पेश किया जाता है। क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। तो यहां तक आप लोग पढ़ लीजिए, पेश किया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर सही आंसर होगा कि सर धन विधेयक। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर घोषित करने का निर्णय किसको है? तो लोकसभा अध्यक्ष को ही धन विधेयक घोषित करने का अधिकार है कि यह धन विधेयक है या नहीं। अब एक चीज और है, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही पेश किया जाता है। लोकसभा में धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से, धन विधेयक राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से, पूर्व स्वीकृति से पेश किया जाता है। ठीक है जी, क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। यहां तक आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है भैया। राज्यसभा, राज्यसभा धन विधेयक को मात्र 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक अपने पास रोक सकती है? धन विधेयक को मात्र 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। ठीक है, मात्र 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। देश तक अपने पास रोक सकती है, पास रोक सकती है, सकती है। 15वें दिन वो स्वतः ही पास हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने यहां तक लिख ली। क्लियर हो गई चीजें? एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? सबसे ज्यादा सीटें कितनी हैं और कहां से जाती हैं? आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। कहां से हैं? उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में 80 सीटें जाती हैं, राजस्थान से 25 सीटें जाती हैं, गुजरात से 26 सीटें जाती हैं, महाराष्ट्र से 48 सीटें जाती हैं। तो इसका मतलब सही आंसर तो आपका यही हो जाएगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनेगा कि सर लोकसभा, लोकसभा की बात करेंगे, लोकसभा कौन से आर्टिकल में है? लोकसभा आर्टिकल नंबर 81 में हो जाएगा। इसमें वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान सदस्य संख्या कितनी होगी? सदस्य, तो वर्तमान सदस्य इसमें है 545 या 543। आप कहेंगे 543। अच्छा, इसमें यहां पर राज्यों से कितने होंगे? राज्यों से कितने होंगे? राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेश। आप कहेंगे सर यहां से हैं 19। अब जब 19 यहां से हैं तो भैया इसमें से 19 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 524, 524। ठीक है जी, 4 9 13, 2 और 1 3 और 1 4 5। यानी कि इनका क्या होगा जी? इनका चुनाव कैसे होता है? इनका चुनाव कैसे होगा? आप कहेंगे सर चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से। कैसे? प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। और कौन करता है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव? वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर, मताधिकार के आधार पर इनका चुनाव होता है। चलिए लिखिएगा यहां तक। चलिए आगे बात कर लें भैया। बताइए जल्दी जल्दी से बताइए, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है।
आगे चलते हैं। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का भाग होती है। जब हम एक आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 100 क्लोज 3, तो हमने पढ़ा अनुच्छेद 100 खंड 3, जिसमें लिखा है कि लोकसभा की बैठक तभी हो सकती है जब तक लोकसभा की कुल संख्या का उपस्थित एवं कुल संख्या का 1/10 भाग हिस्सा वहां पर उपस्थित हो, तभी बैठक होगी, अन्यथा बैठक नहीं होगी। तो एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल दिया हुआ, आर्टिकल 100 क्लोज 3 अनुच्छेद 100 खंड 3, इसमें लिखा है कि भैया 1/10वां हिस्सा जब तक उपस्थित होगा तभी बैठक होगी, अन्यथा बैठक नहीं होगी। बड़ा अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है। देखिए, अगर लंदन की बात हो जाए, लंदन कहाँ पर है? आप कहेंगे सर ब्रिटेन में। बगदाद कहाँ है? इराक में। बगदाद किसकी राजधानी है? आप कहेंगे सर इराक। चलिए, सिकंदरिया कहाँ पर होगा? सिकंदरिया आप कह सकते हैं भैया ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। कौन कौन भैया बता रहे हैं सही आंसर? आप कहेंगे सर ये तो हंगरी में पड़ता है। कहाँ पर? हंगरी में। चलिए, और बूडापेस्ट कहाँ पड़ता है? मिस्र में। कहाँ पर? मिस्र में। अब नदियों की बात हो रही थी, नील नदी, तो आप कहेंगे सर नील नदी तो यही हो जाएगा ना फिर। सिकंदरिया इसका सही आंसर होगा क्या? सिकंदरिया इसका सही आंसर होगा क्या? चलिए, बूडापेस्ट कौन सी नदी के किनारे पर है? बूडापेस्ट कौन सी नदी के किनारे पर हो जाएगा? आप कहेंगे सर बूडापेस्ट किस पे? डेन्यूब नदी के किनारे पर है। किस पर? डेन्यूब नदी के किनारे पर होगा। और ये तो आपको नील नदी पता ही चल गया कि सर ये नील नदी के किनारे पर है। बगदाद कौन सी नदी के किनारे पर होगा? तो आप कहेंगे सर बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे पर है। किसके? टिग्रिस। आप कहिएगा टिग्रिस नदी के किनारे पर। और लंदन टेम्स नदी के किनारे पर है। किसके? जैसे कि भारत में गंगा नदी पवित्र मानी जाती है, वैसे ही ब्रिटेन में टेम्स नदी को पवित्र माना जाता है। ये टेम्स नदी की तुलना किससे की गई है? आप कहेंगे सर भारत की गंगा से। चलिए, नेक्स्ट है, आगे बात कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है। चलिए बता दीजिए, यहां पर सबसे ज्यादा कौन सी अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है? आप कहेंगे पुर्तगाली तो होगी नहीं, यूनानी भी नहीं होगी, टेवलिन भी नहीं होगी, तो आप कहेंगे सर स्पेनिश। देखिए, अगर बात करें विश्व में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, विश्व में पहले सबसे ज्यादा बोली जाती थी जिसका नाम था मंडारिन। कौन सी थी? मंडारिन। ठीक है जी, मंडारिन। मंडारिन कितने लोग बोलते थे? तो आप कहेंगे सर ये पहले 1 नंबर पे थी, पहले मंडारिन प्रथम स्थान पर थी। लेकिन अगर मैं बात करूं विश्व में वर्तमान में पहले नंबर पे कौन है? वर्तमान में है अंग्रेजी। कौन सी हो गई है? अंग्रेजी। 2024 तक मंडारिन पहले स्थान पर थी, अब अंग्रेजी भैया प्रथम स्थान पर हो गई है। इनको बोलने वाले लोगों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी? कौन कौन साथी बता रहे हैं? चलिए बता दीजिए। अंग्रेजी। अब ये कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? कि सर ये तो पूरे वर्ल्ड में ही बोली जाती है। तो स्पेनिश की बात हो रही है। आप कहेंगे सर स्पेन में इसको बोला जाता है, स्पेन में इसको बोलते हैं, स्पेन में बोलेंगे। आप कहेंगे सर अर्जेंटीना में बोलेंगे, चिली में बोलेंगे। अर्जेंटीना, चिली, अर्जेंटीना हुआ, चिली हुआ, और आप कहेंगे सर बोलीविया हुआ, पनामा हुआ। ठीक है, पनामा, बोलीविया। ठीक है, कौन सा? बोलीविया। बोलीविया हुआ। तो यहां पर भैया ये बोला जाता, बोलीविया मैंने गलत लिख दिया है। ठीक है, बोलीविया। क्यूबा में भी बोली जाती है, क्यूबा, है ना। कुछ इंपोर्टेंट हैं जहां पर ये भाषा बोली जाती है। चलिए, नेक्स्ट है कि दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है वह निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत भाषा है? पाकिस्तान की अधिकृत भाषा तो उर्दू हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? उर्दू। आप कहेंगे सर पाकिस्तान की कौन सी हो जाएगी? उर्दू। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा हो जाएगी बांग्ला। कौन सी? बांग्ला। और नेपाल की तो हो जाएगी नेपाली। क्या हो जाएगी? नेपाली।
अब अफगानिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर दरी भी बोली जाती है और पश्तो भी बोली जाती है। कौन सी? पश्तो। आप कहेंगे सर पश्तो। पश्तो लगभग कितना परसेंट बोलते हैं? 77%। दरी बोला जाता है लगभग 48%। ठीक है, तो अफगानिस्तान इसका सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान इसका सही आंसर होगा। क्लियर हो गई चीजें? आप मुझे बताइए। देखिए यहां पर हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर ली, क्योंकि दरी वहां की मुख्य भाषा है, तो दरी जो है वो 77% लोगों द्वारा बोली जाती है और पश्तो बोली जाती है 48% लोगों द्वारा। ठीक है, ये एक बार करेक्शन कर लेंगे। चलिए बात करें कि सर अफगानिस्तान की जो मातृभाषा है, उस मातृभाषा में 50% जनसंख्या मातृभाषा बोलती है। अफगानिस्तान की 50% जो जनसंख्या है, जनसंख्या, ये अपनी मातृभाषा बोलती है। क्या बोलती है? अपनी मातृभाषा। जो उनकी मातृभाषा है ना, उसी मातृभाषा में वो बोलते हैं। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि सर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? चलिए जल्दी जल्दी से बताते हुए चलिए, क्या कह रहे हैं? बहुत बढ़िया। देखिए अगर आप लोग पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से सिलेक्शन मिलेगा। अगर केवल आप लोग बातें ही करते रहेंगे तो कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं होगा। बातें आपको नहीं करनी है। ठीक है, चलिए भैया बताइए आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर यहां पर हम बात कर रहे हैं शहरी जनसंख्या की, तो आप मुझे बताइए भैया शहरी जनसंख्या भारत की कुल कितनी हो जाएगी? तो 31.15%। अगर मैं बात करूं ग्रामीण, अगर मैं यहां पर ग्रामीण जनसंख्या की बात करूं 2011 के ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, जनसंख्या कितनी है जी ग्रामीण जनसंख्या? तो आप कहेंगे सर 31.15% तो शहरी थी, तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 68.84%। अगर पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहां पर है? सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, तो आप कहेंगे सर हिमाचल प्रदेश। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कितना प्रतिशत है? हिमाचल प्रदेश में कितने प्रतिशत ग्रामीण हैं? आप कहेंगे सर 89.97%। 97%। क्लियर है यहां तक? चलिए अब बात करेंगे सर सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या किस में है? शहरी जनसंख्या भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? आप कहेंगे दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली। अच्छा दिल्ली में कितना प्रतिशत है? दिल्ली की अगर बात हो जाएगी तो आप कहेंगे सर 97.5%। ठीक है जी, 50%। चलिए तो सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी कहां पर निवास करती है? हिमाचल प्रदेश में। और सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या कहां पर? दिल्ली में। चलिए बहुत बढ़िया। आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा, ये हमने पढ़ लिया। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्यक्षेत्र के अधीन नहीं है? देखिए बताइए, मुद्रा जारी करने वाला बैंक होगा, अंतरिम विकल्प के रूप में ऋणदाता होगा, सरकार के लिए बैंकर के रूप में काम करता है, या जनता के बैंकर के रूप में? ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा सही। ठीक है, क्योंकि ये केंद्रीय बैंक है। आरबीआई जो है, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। क्या है? भारत का, भारतीय केंद्रीय बैंक के रूप में जानते हैं, केंद्रीय बैंक है। यहां तक पढ़ेंगे। अच्छा स्थापना आप मुझे बता दीजिए। स्थापना, स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में, और इसका जो हेडक्वार्टर था ये कहां पर बनाया गया था? तब कलकत्ता में बनाया गया था, कलकत्ता में। और ये कब तक रहा? 1935 से लेकर 1937 तक ये रहा। उसके बाद 1937 में ये भैया कहां पर ट्रांसफर कर दिया? इसका हेडक्वार्टर कहां बना दिया? मुंबई में।
कहाँ बना दिया, मुंबई में। तो वर्तमान में भी भैया कहाँ पर है, मुंबई में है। यानी कि 1937 से लेकर वर्तमान तक इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए, इसके वर्तमान गवर्नर कौन होंगे, वर्तमान गवर्नर का नाम बताइए। वर्तमान गवर्नर कौन है, आप कहेंगे सर संजय मल्होत्रा। ये मैंने आपको रटवा दिया, ठीक है, संजय मल्होत्रा, मल्होत्रा। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए, आगे चलते हैं। लिखा है एक अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती हैं तो ये रूप में जानी जाती है। आप कहेंगे सर जहां पर मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों ही ऊपर होंगे तब इसे भैया फिल्ट्रेशन इन्फ्लेक्शन बोलेंगे, यानी कि इसे बोलेंगे निस्पंदनीय स्फीति, निस्पंदनीय स्फीति इसको हम बोलेंगे, ठीक है। दिखाओ क्या कह रहे हैं ये भैया, रिजर्व बैंक का प्रधान आरबीआई, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार। सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे, ठीक है, पहले गवर्नर नहीं, पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे कि बुकर पुरस्कार विजेता उस पुस्तक के नाम की पहचान करें। दो जुड़वा भाइयों की कहानी बताती है और साथ ही इस बात का वर्णन करती है कि लोगों के जीवन व व्यवहार में छोटी छोटी चीजें कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकती हैं। अ फाइन वैलेंस किसकी है, द ग्लास प्लेस किसकी है, मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। तो भैया दो भाइयों की जो कहानी है ना वो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग में है। ये किसने लिखी है, अरुंधति रॉय ने। किसने, अरुंधति रॉय, ठीक है जी, अरुंधति रॉय। अब यहां पर ये किसने लिखी है, सलमान रुश्दी, ये लिखी है सलमान रुश्दी ने। चलिए अच्छा, ये किसकी पुस्तक है, द ग्लास प्लेसेस। आप कहेंगे सर अमिताभ घोष की पुस्तक है। किसकी, अमिताभ घोष। चलिए अमिताभ घोष। अब ये बताइए अ फाइन वैलेंस किसकी पुस्तक हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर रोहिंगटन मिस्त्री की। किसकी, रोहिंगटन मिस्त्री। आप बता सकते हैं कि सर किसकी है, रोहिंगटन मिस्त्री, रोहिंगटन मिस्त्री। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है, लिखा है, यहां तो हमने पढ़ ही लिया। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है कि वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस कब मनाते हैं, कौन कौन भैया बता रहे हैं। चलिए बिल्कुल, आप कहेंगे सर हाँ जी 6 जून को नहीं मनाते भाई, 6 जून को नहीं मनाते। 6 मई में तो इंटरनेशनल नो डाइट डे है, मतलब खाना पीना मत खाओ, उस दिन सब लोग भूखे रहते हैं। तो आप कहेंगे सर 3 जून को। कब, 3 जून को। जून में कुछ इंपोर्टेंट बता देता हूं, जैसे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो यहां पर हम बात करेंगे सर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं, तो आप कह सकते हैं सर 7 जून को। कब, 7 जून। किसी को कोई आपत्ति तो यहां पर होगी नहीं। विश्व बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है, विश्व बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे सर इसको हम कब मनाते हैं, तो 12 जून में मनाते हैं। कब, 12 जून में मनाते हैं। 21 जून को क्या मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 21 जून को हम क्या मनाते हैं, कौन कौन साथी यहाँ पर आंसर कर रहे हैं, चलिए बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय वर्दीधारी सैनिकों को वीरता के लिए युद्ध के दौरान दिया जाने वाला उच्चतम सम्मान है। जब फौजी युद्ध करता है और उसकी वहां पर मृत्यु हो जाए या वो अपने परम शौर्य का प्रदर्शन करे तो उनको महावीर चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र कौन सा दिया जाता है। आप कहेंगे सर उन्हें परमवीर चक्र दिया जाता है। कौन सा, परमवीर चक्र दिया जाता है। और प्रथम किसे दिया गया था, फर्स्ट दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया। मेजर सोमनाथ शर्मा जी को यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है जी। अगर बात करेंगे सर महावीर चक्र वीरता के लिए दिया जाता है,
ठीक है। अब महावीर चक्र किसको दिया गया? ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को। आप कहेंगे सर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह को यह पुरस्कार दिया गया। चलिए आगे बात करेंगे, यहां पर हमने पढ़ ही लिया। आगे बात करेंगे सर, मस्तान शाह वली की दरगाह पर आयोजित होने वाला मेला निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए पीर बुधन मेला, पीर बुधन मेला भैया ये शिवपुरी में लगता है। कहां पर? शिवपुरी। और शिवपुरी कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। किसकी दरगाह पर? पीर बुधन की दरगाह पर। किसकी? पीर बुधन की दरगाह पर ये मेला लगता है। तो यहां तक तो कोई समस्या है नहीं भैया, जल्दी से बताइए। अब बात होगी हीरा भूमिया मेला, ये ग्वालियर में लगता है। कहां पर? ग्वालियर। आप कहेंगे सर ये ग्वालियर में लगता है क्या? ये ग्वालियर में लगता है, बिल्कुल। आप कहेंगे ग्वालियर भी तो मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक है, ये हीरा भूमिया की दरगाह पर। अच्छा, कर्म मेला ये बहुत सारी जगहों पर लगता है, जैसे कि मध्य प्रदेश में, झारखंड में, ठीक है, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, ये बहुत सारी जगहों पर लगता है। तो फिर सही आंसर क्या होगा? धमोनी उर्स। धमोनी उर्स सागर जिले में है, सागर जिला। और ये सागर जिला कहाँ पड़ता है? ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर दो लोगों की कब्र हैं, दो लोगों के मकबरे हैं। क्या है जी? यहाँ पर दरगाह, दरगाह किस किस की है? दरगाह है जी दो लोगों की, दो दरगाह हैं, दो। कौन कौन है? आप कहेंगे सर एक है बलजीत शाह। कौन होंगे? बलजीत शाह। एक तो बलजीत शाह हो गए, और एक कौन हो गए? आप कहेंगे मस्तान शाह अली, मस्तान शाह अली। ठीक है, तो इन दोनों की याद में धमोनी उर्स मेला लगता है सागर जिले मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसको भी एक बार आप नोट डाउन करिए फटाफट से। आगे लिखा है इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में नहीं है? देखिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, संस्थापक सदस्य कितने थे? आप कहेंगे सर संस्थापक सदस्य, सदस्य देश कितने थे? संस्थापक सदस्य देश कितने थे? क्या उनमें भारत शामिल है? बिल्कुल शामिल है। तो आप कहेंगे सर इसमें आप मुझे बताइएगा 51 देश शामिल थे, जिसमें जर्मनी नहीं था, जिसमें जर्मनी नहीं था। अच्छा, यूएनओ की स्थापना कब हो गई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। भारत सदस्य कब बना था? भारत इसका सदस्य बना था 30 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, चलिए। हालांकि इसके समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? हस्ताक्षर कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जानी है, तो 26 जून 1945 में सदस्य देशों ने भैया क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, यहाँ पर भैया यूएनओ की स्थापना हो गई थी, भारत इसका सदस्य बन जाता है। भारत सदस्य कब बन गया ये आप लिख लीजिए, खत्म कहानी। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है हाल ही में कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के सम्मान में किसे सम्मानित किया गया? जल्दी से बता दीजिएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। देखिए, हम जब सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो आपके मन में भी एक डाउट आता है कि सर ये प्रश्न बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो टीचर का एक कर्तव्य है कि वो आपके एग्जाम्स को एनालाइज करे, आपके पैटर्न को एनालाइज करे, उसके बाद आपके सामने आए। तो आपके लिए ये वही चीज़ें की जाती हैं। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आपके प्रीवियस ईयर को पढ़ लेता हूँ, क्या चल रहा है, पैटर्न क्या है, उस पैटर्न पर मैं क्लास लेकर आता हूँ। ठीक है, ये विभिन्न एग्जामों में पूछे गए आरआरबी के द्वारा, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आपका आरपीएफ हो, चाहे एएलपी हो, चाहे आरआरबी जेई हो। ठीक है, तो मैं सभी प्रश्नों को यहाँ पर शामिल करता हूँ। 1944 नहीं है बेटा, 1945 है। चलिए बताइए जल्दी से, यहाँ पर आपने लिख लिया क्या? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो इसका सही आंसर होगा भैया, आप कहेंगे सर लीला नायर। ये भैया ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं किसकी? फ्रांसीसी लग्जरी ब्रांड चैनल की। आप कहेंगे सर इसका सही आंसर होगा ये कौन है? आप कहेंगे सर ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ये किसकी? तो आप कहेंगे सर किसकी होंगी ये? फ्रांसीसी
फ्रांसीसी लग्जरी ब्रांड चैनल की, ठीक है जी, चैनल की, ठीक है। कौन है? ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अब भैया बात होगी कि किसके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है, तो ये भैया ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ, आप कहेंगे सर प्रिंस ऑफ वेल्स, आप बताइएगा सर, प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस विलियम्स के द्वारा, प्रिंस विलियम्स के द्वारा, विलियम द्वारा ये सम्मान दिया गया है, ठीक है, द्वारा ये सम्मान दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी और ये कहां पर हुआ था? चलिए बता दीजिए जल्दी से। देखिए ये जो बैठक हुई थी वो 16 जून 2025 में होती है नई दिल्ली में। कि सर बैठक कहां पर हो गई? ये जो बैठक है ये बैठक कहां पर होती है? ये बैठक होती है नई दिल्ली में, नई दिल्ली। अब यहां पर हम बात करेंगे नई दिल्ली कि सर ये 16 जून को होती है। कब? 16 जून 2025 में, 16 जून 2025 में। और इसके अध्यक्ष कौन बन गए थे? अध्यक्ष भैया कौन बन गए थे? आप कहेंगे सर भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव कौन है? इनके पास कौन सा मंत्रालय? केंद्रीय पर्यावरण व जलवायु मंत्री। आप कहेंगे सर अध्यक्ष कौन थे? ये बन गए अध्यक्ष। कौन बन गए जी? भूपेंद्र यादव। और इनके पास कौन सा मंत्रालय है? आप कहेंगे सर केंद्रीय पर्यावरण आप कह सकते हैं कि सर क्या हो जाएगा जी? पर्यावरण, ठीक है जी। आप कहेंगे सर पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय ने दिया गया है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं ये, परिवर्तन मंत्री, ठीक है। अच्छा, अब महानिदेशक किसे बनाया गया? एसपी यादव को महानिदेशक बनाया गया, महानिदेशक। माफी चाहूंगा बच्चों, कल से थोड़ा सा कोल्ड वगैरह है। नेक्स्ट है, लिखा है हाल ही में प्रधानमंत्री कुसुम सी योजना का उद्घाटन किस राज्य में किया है? इसका सही आंसर आप लोग दीजिएगा और ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। यहां तक आप लोग आंसर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी, आपका स्कोर कितना रहा, आपने कितना स्कोर किया। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, 18 हुए, 15 ठीक हुए, 10 ठीक हुए, 0 ठीक हुए। 0 वाले को तो फिर पढ़ना नहीं चाहिए। बताइए, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर 0 वाली आप बता रहे हैं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जीडी का प्रैक्टिस सेट मैं 12 बजे ले रहा हूँ, आप 12 बजे जरूर जुड़ेंगे। ये आरआरबी के क्वेश्चंस हैं। अब मैं जीडी के क्वेश्चंस लाऊंगा तो जीडी वाले प्रश्न होंगे ना उसमें, ठीक है। उसमें एसएससी जीडी के ही प्रश्न रहेंगे। ये आरआरबी ग्रुप डी का है तो इसमें उस लेवल का प्रश्न रहता है। चलिए, तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।